गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोहता महाविद्यालय की बीए पार्ट थर्ड होम साइंस के क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा कि पारिवारिक जीवन चक्र क्या होता है, क्यों कर और इसको समझना क्यों आवश्यक होता है। पारिवारिक जीवन चक्र को समझना क्यों आवश्यक माना गया है, तो उसकी अवधारणा के बारे में जानेंगे। पारिवारिक जीवन चक्र के बारे में जानेंगे कि पारिवारिक जीवन चक्र क्या होता है और इसे पढ़ना क्यों आवश्यक है। देखिए, गृह व्यवस्था करते समय परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताएं एवं उपलब्ध साधनों के बारे में जानना समझना आवश्यक होता है। उन सभी को जानना, इसके लिए पारिवारिक जीवन चक्र को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि गृह प्रबंध का जो अर्थ तभी सार्थक होगा जब व्यक्ति परिवार अथवा जीवन सुखमय व्यतीत कर सके। धन, समय, शक्ति एवं अन्य साधनों का प्रबंध भी परिवार के खुशहाली के लिए किया जाता है। तो इसीलिए पारिवारिक जीवन चक्र को जानना कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है। वो कारण कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सबसे पहला जो कारण है पारिवारिक जीवन चक्र को समझने का, वो है पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न आवश्यकताओं को बताता है। प्रत्येक अवस्था में आवश्यकताएं जो होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। वे आवश्यकताएं विस्तृत में होती हैं, वह संकुचित अथवा प्रारंभिक अवस्था में नहीं होती हैं। अच्छे रहन सहन एवं जीवन स्तर को बनाए रखने हेतु हम और उनका क्रियान्वयन करना एवं उनका मूल्यांकन करना भी जरूरी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन चक्र की जो पारिवारिक जीवन चक्र की जो अवस्थाएं हैं उनको जानना आवश्यक होता है। अगला जो पॉइंट है कि परिवार को अपने संपूर्ण परिवार काल में महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। अलग अलग अवस्थाओं में बच्चों के जन्म से लेकर उन पर होने वाला व्यय प्रारंभ हो जाता है। विस्तृत अवस्था में लालन पालन, शिक्षा का प्रबंध, आत्मनिर्भर बनने की जिम्मेदारियां एवं उनका विवाह आदि करने पड़ते हैं। साथ ही वृद्ध सदस्यों की देखभाल और कामकाजी महिलाओं की समस्याओं आदि को जानने एवं सुलझाने हेतु पारिवारिक जीवन चक्र को समझना आवश्यक होता है। दीर्घकालीन उद्देश्यों हेतु योजना बनाने के लिए भी पारिवारिक जीवन चक्र है वो आवश्यक है। जीवन चक्र की धारणा परिवार के भिन्न भिन्न अवस्थाओं में व्यय होने वाले साधनों जैसे समय, शक्ति, धन के बचाव की भविष्यवाणी भी करती है। किसी विशिष्ट समय में गृह व्यवस्था हेतु की जाने वाली क्रियाएं कई तत्वों पर निर्भर करती हैं। इन क्रियाओं के निर्धारण हेतु भी पारिवारिक जीवन चक्र को जानना जरूरी है। पारिवारिक जीवन चक्र है वो गतिशील है। इसकी गतिशीलता के साथ ही इसके आकार एवं स्वरूप में भी परिवर्तन होते हैं। प्रत्येक अवस्था में धन, समय एवं जो शक्ति की मांग होती है वो भी भिन्न भिन्न होती है। किस अवस्था में किन साधनों की मांग अधिक होती है, किन साधनों की मांग है वो कम होती है, इसे जानने के लिए पारिवारिक जीवन चक्र को समझना अति आवश्यक होता है। बिगलो ने कहा है कि किसी भी परिवार की पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था की आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा भाग इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक अवस्था में आर्थिक स्थिति को पूर्ण किया अथवा उसे पूर्ण करने में असमर्थ रहे। कई परिवारों में आर्थिक समस्या बहुत कठिन होती है, तो कई बार स्थिति नियंत्रण से बाहर भी हो जाती है।
अब हम इसमें पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं और उनकी उप अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। ये पारिवारिक जो इधर बताऊंगी वो है पारिवारिक जीवन की अवस्थाएं, और ये हो जाएंगी हमारी उप अवस्थाएं। अवस्थाएं और उप अवस्थाएं हैं। अब इसमें सबसे पहले जो अवस्था आती है, ये अवस्थाएं हैं उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहली आती है इसके अंदर प्रारंभिक अवस्था, दूसरी इसके अंदर आ जाएगी हमारी पहली आ जाएगी इसके अंदर प्रारंभिक अवस्था, दूसरी विस्तृत अवस्था आ जाएगी, विस्तृत अवस्था, और जो तीसरी जो है, इसे 3 ही भागों में बांटा गया है, तीसरी जो अवस्था है वो है संकुचित अवस्था। ये 3 अवस्थाएं हैं जो पारिवारिक जीवन चक्र की है। प्रारंभिक जो अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है वो स्थापत्य कला कहलाती है। प्रारंभिक अवस्था में स्थापत्य कला का समय कहा गया है इसे। स्थापत्य कला, इसमें एक ही उप अवस्था आती है। दूसरी जो विस्तृत अवस्था है इसमें शिशु का आगमन, शिशु का आगमन, पालन पोषण उसका, इसका पालन पोषण आ जाएगा। फिर एवं स्कूल पूर्व अवस्था आ जाएगी, पालन पोषण एवं स्कूल पूर्व अवस्था। स्कूल जाने से पहले की अवस्था स्कूल पूर्व अवस्था कहलाती है। अब इसके बाद में आ जाएगा इसके अंदर प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, ये दूसरी उपावस्था आ जाएगी इसके अंदर। तीसरी जो आ जाएगी वो आ जाएगी इसमें उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय आ जाएगा। चौथी जो उपावस्था है वो है महाविद्यालय, महाविद्यालय आ जाएगा। फिर जो आ जाएगी बच्चों के, अगली जो उपावस्था है बच्चों के व्यवसायिक, बच्चों के व्यवसायिक समायोजन का काम। ये इसमें चौथी उपावस्था है, ये आ जाएगी इसके अंदर। अब संकुचित जो अवस्था है इसको भी फर्दर 2 भागों में बांटा गया है, 2 उपावस्थाएं इसके अंदर। पहली है आर्थिक पुनर्नियोजन का काम, आर्थिक पुनर्नियोजन का काल है। और अगली जो आ जाएगी इसमें आ जाएगी सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति। तो इस प्रकार से जो अवस्थाएं हैं उसे 3 भागों में बांटा गया है। उप अवस्थाएं उसमें प्रारंभिक जो अवस्था है उसके अंदर उसे एक भाग उप अवस्था में बांटा गया स्थापत्य कला, विस्तृत को शिशु का आगमन, पालन पोषण एवं स्कूल पूर्व अवस्था, प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय और बच्चों के व्यवसायिक समायोजन का काल। फिर आ जाता है संकुचित अवस्था, आर्थिक पुनर्नियोजन का काल और
और सेवानिवृत्ति, इसे इस भागों में बांटा गया है। सबसे पहली जो अवस्था है प्रारंभिक अवस्था, इसमें हम बात करेंगे कि कैसे क्या होता है। प्राथमिक जीवन चक्र की जो पहली जो अवस्था होती है वो होती है प्राथमिक अवस्था होती है। प्रारंभिक अवस्था कहलाती है, जिसे स्थापत्य कला भी कहा गया, काल भी कहा गया है, स्थापत्य काल भी कहा गया है, इसे स्थापत्य काल कहा गया है इसे। और इसमें दो भिन्न भिन्न परिवारों, संस्कृतियों, जीवन दर्शन मूल्य से आए वैश्यक स्त्री पुरुष परिणय सूत्र में आबद्ध होकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। सांस्कृतिक भिन्नता होने के कारण उनके जीवन दर्शन, उनके अवस्था भिन्नता होने के कारण उनके जीवन दर्शन, उनके मूल्यों, रीति रिवाज आदि जो होते हैं उनमें भी विभिन्नता यानी परिवर्तन पाए जाते हैं। अतः वह इस अवस्था में एक दूसरे को जानने समझने का प्रयास करते हैं, आपस में सामंजस्य बिठाते हैं, भावी उत्तरदायित्व की पूर्ति हेतु आय अर्जित करते हैं, परिवार को सुखी संपन्न बनाने के लिए क्रियाशील रहते हैं। इसी अवस्था में कार्य की आदतें, उत्तरदायित्व का विभाजन, दीर्घकालीन लक्ष्यों आदि को निर्धारण है वो किया जाता है। प्रथम अवस्था का शुभारंभ विवाह के बाद होता है तथा प्रथम शिशु के आगमन के साथ ही जो प्रारंभिक अवस्था है वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में जो खर्चे होते हैं वो कम होते हैं, आय अधिक होती है, अतः वह भविष्य के लिए अत्यधिक जो बचत करनी होती है वो प्रारंभिक अवस्था में ही कर सकते हैं तथा इस बचत को साधनों में विनियोग भी कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट भी उनका वो आय को अर्जित करके इन्वेस्ट भी कर सकते हैं आने वाले भविष्य के लिए। द्वितीय जो अवस्था है वो विस्तृत अवस्था कहलाती है। पारिवारिक जीवन चक्र की दूसरी अवस्था विस्तृत परिवार की अवस्था है, इसे वृद्धि की अवस्था भी कहते हैं। यह पारिवारिक जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड होता है। परिवार में प्रथम शिशु के आगमन होते ही यह जो अवस्था है वो प्रारंभ हो जाती है, यह अवस्था प्रारंभ हो जाती है। और जब बच्चे बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े होकर स्वावलंबी बन जाते हैं तथा शादी विवाह करके अपना अलग गृहस्थी बसा लेते हैं। इस अवस्था में पति पत्नी को अनेक जिम्मेदारियों का वहन करना पड़ता है। ये जो अवस्था है इसमें काफ़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें निभानी पड़ती है। अब पति पत्नी की भूमिका के साथ ही वह पिता एवं माता की भूमिका भी उन्हें निभानी पड़ती है। उनका अधिकांश समय बच्चों के पालन पोषण, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यतीत हो जाता है। उन्हें अपने जीवन के दृष्टिकोण, रुचियों, व्यवहार, मान्यताओं, सामाजिक संबंधों आदि में नवीन आवश्यकताओं के अनुकूल परिवर्तन लाना पड़ता है। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिक धन की जरूरत पड़ती है। धन के साथ ही अन्य साधनों की जो मांग होती है वो भी इसमें बढ़ जाती है। विस्तृत परिवार की अवस्था सभी अवस्थाओं में अधिक लंबी एवं खर्चीली होती है। यह अवस्था लगभग 20 से 25 वर्ष तक चलती रहती है। इस अवस्थाओं में कई उप अवस्थाएं आती हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या अधिक है अथवा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो एक साथ ही परिवार को 2-3 उप अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आ जाती है उप अवस्था जैसे कि शिशु पालन एवं स्कूल पूर्व अवस्था। घर में प्रथम शिशु के जन्म लेते ही परिवार का नया संसार आरंभ हो जाता है। माता पिता का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। पालन पोषण एवं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में अधिक व्यय होता है। मनोरंजन के लिए अथवा आराम के लिए गृहिणी के पास समय की कमी होती है। चिकित्सीय व्यय अधिक होने लगता है क्योंकि इस समय बच्चे विशेषकर 1 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ही कम होती है। अतः वो जल्दी जल्दी रोगी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कई प्रकार के रोग उन्हें घेर लेते हैं। समय पर बच्चों का टीकाकरण करवाना जरूरी होता है। बच्चों के पालन पोषण हेतु अनेक चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति में अधिक धन व्यय होता है। शिशु के जैसे कि पौष्टिक आहार, दूध है, फल है,
पूरक आहार, सब्जियां, वस्त्र, खिलौने आदि। इतना ही नहीं, शिशु के उत्तम स्वास्थ्य एवं खेलने कूदने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। अतः क्या होता है, जो आवासीय व्यय होता है वो बढ़ जाता है। छोटे बच्चों की मांग भी अधिक होती है। कई बार तो वे पसंद चीज़ों एवं खिलौनों को पाने के लिए जिद कर बैठते हैं और उन्हें पाकर ही मानते हैं। जब तक वह उन्हें नहीं मिलती है वो जिद पकड़ के रखते हैं कि वो हमें चाहिए ही चाहिए। तो माता पिता को उनकी वो जिद भी कई बार क्या है, पूरी करनी पड़ती है। तो इसी अवस्था में शिशु की जो स्वस्थ अधिवृत्तियाँ, जो एटीट्यूड्स होते हैं, जो उसके इंटरेस्ट होता है, रुचियाँ होती हैं, आदतों एवं आदर्शों का निर्माण किया जाना आवश्यक होता है। तो ये हो गई हमारी शिशु के पालन पोषण की पहली जो उपावस्था है। अगली जो आती है वो प्राथमिक स्कूल अवस्था आ जाती है। एलिमेंट्री स्कूल स्टेज होती है ये वाली जो स्टेज है। इस अवस्था में धन की मांग बढ़ जाती है। धन की मांग कहते हैं अधिक नहीं रहती, ज़्यादा नहीं रहती, मगर कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर धन की मांग है वो बढ़ जाती है। जैसे बड़े होकर रिक्शा, स्कूटर, साइकिल या महंगे खिलौने की मांग करते हैं। बच्चे अब बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाने लग जाते हैं, उनके स्कूल ड्रेस, जूते, मोजे, स्कूल बैग, कॉपी, किताब आदि पर व्यय बढ़ जाता है और उनको बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास समुचित प्रकार से हो, अतः पौष्टिक भोजन की जरूरत भी होती है। इस प्रकार से उपयुक्त एवं सुंदर वस्त्रों की जरूरत भी उनको होती है। बालक की 6 से 12 वर्ष की अवस्था प्राथमिक स्कूल अवस्था होती है, कहलाती है। इसे बाल्यावस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक का क्रीड़ा क्षेत्र घर से बढ़कर आस पड़ोस तक विस्तृत हो जाता है। अब वह पड़ोस के बच्चों एवं उनके माता पिता के संपर्क में आता है। उनका प्रभाव बालक पर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। अतः माता पिता को यह देखना आवश्यक है बच्चा उसकी संगति में पल रहा है या नहीं। उससे बुरी संगति एवं गलत आदतों से बचा कर रखना भी माता पिता का कर्तव्य होता है। अब अगली जो अवस्था आती है वो उच्च विद्यालय अवस्था है। हाई स्कूल स्टेज आ जाती है। बच्चा है वो 12 से 18 वर्ष का हो जाता है इस अवस्था में, और इस अवस्था को प्राप्त करते करते बालक किशोर हो जाते हैं, एडोलेसेंट हो जाते हैं। यह अवस्था अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। अब माता पिता का उत्तरदायित्व तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। धन की मांग बढ़ जाती है। विद्यालय की फीस, कॉपी किताब, ट्यूशन, कोचिंग आदि में वह अधिक होने लग जाता है। स्कूल में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं जिसमें बच्चों की भागीदारी बढ़ जाती है। किशोर वय के बच्चे नित्य प्रति नए नए कार्य करना पसंद करते हैं। अब वे अपने आप को वयस्क मानने लगते हैं। उनके आदर्श हैं वो ऊंचे हो जाते हैं। अब उनकी आशाएं, आकांक्षाओं, आदतों का क्रियान्वयन नहीं होता तो वो उनमें हीन भावना एवं कुंठाएं जन्म ले लेती हैं। उन्हें सही मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश माता पिता के द्वारा दिया जाता है। उनके लिए उपयुक्त भौतिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक वातावरण उत्पन्न करें। उसके साथ ही सामान्य उचित व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था करें। शारीरिक विकास हेतु पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस प्रकार उनके संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हेतु उचित भौतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध करवाना चाहिए। अगली जो स्टेज आ जाती है वो है कॉलेज अवस्था। सभी परिवार में यह अवस्था आवश्यक रूप से पाई जाती है। यह जरूरी नहीं, कुछ परिवारों में बच्चे उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करते करते ही व्यवसाय, नौकरी, उद्योग धंधों में लग जाते हैं तथा आय अर्जित करने लग जाते हैं। यह अवस्था धन की मांग की दृष्टि से सबसे महंगी अवस्था होती है, विशेषकर जब बच्चे हॉस्टल या शहर से अलग से कमरा लेकर विद्या ग्रहण करते हैं तब वह बढ़ जाता है। यदि बालक तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहा है जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, MBA, तो उनकी फीस बहुत अधिक होती है। कॉपी किताबों पर भी अधिक व्यय होता है। कई परिवार इसी समय अपनी बचत का उपयोग करते हैं। कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकलता है कि विस्तृत परिवार की जो अवस्था में धन, समय एवं शक्ति, इन तीनों की जो मांग होती है वो सर्वाधिक होती है। धन की मांग विशेष रूप से अधिक बढ़ जाती है समय की मांग के अपेक्षा। तीसरी जो हमारी अवस्था आती है वो संकुचित अवस्था आती है। इसके अंदर संकुचित परिवार की अवस्था, इस अवस्था में माता पिता को शिक्षा दीक्षा देकर, माता पिता बच्चों को शिक्षा दीक्षा देकर
उन्हें योग्य बना देते हैं। बालक आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी व आत्मनिर्भर हो जाता है। अब उनकी शादियां कर दी जाती हैं। बच्चे माता पिता का घर छोड़कर अलग रहने लग जाते हैं, अलग गृहस्थी बसाकर नया परिवार का निर्माण करते हैं। माता पिता अपने संतान के उत्तरदायित्व से लगभग मुक्त हो जाते हैं। अब परिवार है वो छोटा हो जाता है तथा इसमें केवल 2 ही वृद्ध सदस्य बच जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार में वृद्ध दंपति के साथ ही उनके बेटे, बहू, पोते, पोती ये सभी उनके साथ में ही रहते हैं, जहाँ संयुक्त परिवार की बात करते हैं। परंतु हर दशा में वृद्ध दंपति का कार्य क्षेत्र कम हो जाता है। कोई भी संकुचित परिवार अवस्था को भी 3 भागों में बांटा गया है। आरंभिक अवस्था, आर्थिक पुनर्नियोजन की अवस्था और तृतीय जो होती है वो है सेवानिवृत्ति का काल। आरंभिक जो अवस्था संकुचित परिवार की पहली अवस्था है, आरंभिक अवस्था। इस अवस्था की शुरुआत प्रथम बालक के घर छोड़ने से शुरू होती है तथा सबसे छोटा बालक जब पढ़ लिख कर प्रशिक्षित होकर अपना व्यवसाय, काम धंधा, नौकरी आदि ढूंढने लग जाता है। इस समय यदि उन्हें व्यवसाय संबंधी सलाह या आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है तो माता पिता उन्हें देते हैं। बेटियों की शादी कर दी जाती है। इस अवस्था में माता पिता को कई नई जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं, क्योंकि परिवार का आकार बड़ा होता है। बेटे बेटियों की शादी हेतु नए नए रिश्तेदार आते हैं, उनका आओ भगत, स्वागत सत्कार करना पड़ता है। बच्चों की शादी हेतु तालमेल बिठाने पड़ते हैं, उनके शादी विवाह करने होते हैं तथा दादा दादी, नाना नानी के रूप में नई भूमिकाएं उनको निभानी पड़ती है। आर्थिक पुनर्नियोजन की जो अवस्था है, इसमें यह अवस्था तब प्रारंभ होती है जब बच्चे स्वावलंबी हो जाते हैं, वे अर्थोपार्जन करने लग जाते हैं। अब उन पर किया जाने वाला व्यय है वो समाप्त हो जाता है। साथ ही विस्तृत अवस्था में जो कर्ज माता पिता को पढ़ाने लिखाने, प्रशिक्षण देने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु जो लिया जाता है, अब वे कर्ज भी चुका देते हैं। साथ ही सेवानिवृत्ति के लिए भी बचत की जाती है। अब माता पिता के पास पर्याप्त समय रहता है, परंतु वृद्धावस्था के कारण उनमें शारीरिक शक्ति है वो कम हो जाती है। अब वे अपना समय का सदुपयोग अपनी इच्छा एवं रुचि के मुताबिक कर सकते हैं। परिवार का आकार है वो अत्यंत छोटा होता है। परिवार में केवल 2 वृद्ध ही रह जाते हैं, अतः आवासीय व्यय भी है वो कम हो जाता है। अब चाहे तो परिवार छोटा मकान किराए पर लेकर रह सकता है, अथवा यदि आपके पास स्वयं का मकान है तो उसे किराए पर देकर आय अर्जित कर सकता है। यदि दंपति की विचारधारा एवं रुचि धार्मिक प्रवृत्ति की है तो वे तीर्थाटन कर सकते हैं। यदि घूमने फिरने का शौक है तो देशाटन कर सकते हैं। यदि उसे सामाजिक कार्य में रुचि तो आप उन्हें करके अपना नाम यश कमा सकते हैं। यदि धनोपार्जन करने की इच्छा है तो नौकरी करके धनोपार्जन भी वो कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत जो लास्ट स्टेज होती है सेवानिवृत्ति का काल होता है। इस अवस्था में शक्ति एवं धन की मांग है वो बिल्कुल काफ़ी कम हो जाती है, परंतु वृद्ध दंपति के पास समय की कोई कमी नहीं होती है। इस समय आर्थिक सुरक्षा अन्य अवस्थाओं पर आधारित रहती है। यदि पूर्व में दंपति ने अपने बचत की राशि का विनियोजन सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर किया है, तब तो धन की कमी नहीं होती है, अतः वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आराम से कर सकते हैं। परंतु यदि पूर्व में उन्होंने आर्थिक व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं की, तब तो आर्थिक तंगी बनी रहती है तथा जीवन बड़ा ही कष्टमय हो जाता है। वृद्धावस्था में शारीरिक शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, दुर्बल हो जाती है, अतः गृह कार्यों हेतु भी उन्हें नौकर रखने पड़ते हैं। वृद्ध दंपति अक्सर बीमार रहने लग जाते हैं, चिकित्सीय व्यय बढ़ जाता है, खान पान में भी व्यय बढ़ जाता है, क्योंकि फल, दूध, सब्जियां, मांस, अंडा आदि उन पर अधिक आर्थिक व्यय हो जाता है। उन्हें सुरक्षा एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। वृद्ध दंपति के पास खूब समय रहता है, अतः उन्हें ऐसी रुचियों को विकसित करना चाहिए जो कम से कम शक्ति में पूर्ण की जा सके, जैसे लेखन कला, चित्रकला। यद्यपि वृद्धावस्था में शक्ति के साथ शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक एवं शारीरिक योग्यता भी पहले की अपेक्षाकृत कम हो जाती है, परंतु रुचि एवं निर्माण करने की क्षमता में उम्र बढ़ने के साथ ही वृद्धि होती जाती है। इसे ईश्वर का अनुपम वरदान समझना चाहिए। इससे उनके आत्म सुख, संतोष एवं विश्वास बना रहता है। तो ये हमारी थी पारिवारिक जीवन की विभिन्न अवस्थाएं थी जिनके बारे में हमने जाना, जिसमें हमने 3 उपावस्थाओं की बात की और उसके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की उपावस्थाओं की बात की।
तो इसमें आपको बताया कि किस प्रकार से कौन सी अवस्था में समय की मांग ज़्यादा होती है, कौन सी अवस्था में धन की मांग ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से समय, शक्ति और धन, इन तीनों के बारे में बात की कि कहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा या कम होती है। तो ये थी हमारे पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।